गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 31 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारा कल का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है। तो इसको किया है DRDO ने। कब किया है तो आपको पता है 27 जुलाई को कलाम जी की पुण्यतिथि मनाई गई है और उसी के अवसर पर स्टार्टअप्स को और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो RBI के गवर्नर हैं कौन, डिप्टी गवर्नर हैं वी आचार्य। विरल आचार्य के बारे में आपने सुना होगा, वही लिखे हैं इस बुक को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, यहाँ पे बीजापुर। अच्छा, बात आती है कि बीजापुर कहाँ का है, तो ये बीजापुर है छत्तीसगढ़ में। ठीक, छत्तीसगढ़ वही स्टेट है जहाँ पे गार्बेज कैफे है। अगला हमारा, मशहूर एक्ट्रेस ओलिविया डी हैविलैंड का निधन 104 वर्ष की उम्र में 26 जुलाई 2020 को हो गया। उन्होंने कितनी बार ऑस्कर पुरस्कार जीता था, तो 2 बार इन्होंने जीता है ऑस्कर पुरस्कार। ठीक। फिर हमारा ICC ने वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल में बदलाव किया और नई तारीख क्या होगी, तो अक्टूबर नवंबर 2023 होगी, जबकि इसके पहले फरवरी मार्च 2023 था। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। फिर हमारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस पर 27 जुलाई 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम पूर्वानुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो मौसम नाम का ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें 8 बार, एक दिन में 8 बार अपडेट दिया जाएगा। फिर हमारा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है ये दिवस। फिर हमारा, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश का अस्थायी राज्यपाल बनने तक राष्ट्रपति ने किसे प्रभार संभालने को कहा है। तो आनंदीबेन पटेल को प्रभार संभालने के लिए कहा गया है। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको एडमिट किया गया था, लेकिन बाद में 21 जुलाई को उनका निधन हो जाता है। इससे पहले भी आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वर्तमान में ये कहाँ की राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, अखिल भारतीय बाघ अनुमान। मैंने आपको बताया कि 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 जारी किया गया है और हमें बताना है इससे संबंधित कौन सा कथन सही है। ठीक, तो पहला हमारा कि देश में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, देश में कुल 50 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है हमारा, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में हैं। ये भी सही बात है, सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। अगर राज्यों की बात करें तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। जबकि अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया के 70% बाघ कहाँ पे हैं, भारत में। तो क्या ये सही है? जी हाँ, यहाँ पे हमारा तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, तो याद रखने के लिए कौन कौन से पॉइंट है कि 29 जुलाई को मनाया जाता है वैश्विक बाघ दिवस और हर साल इस दिन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट इस बार जारी की गई, जिसमें बताया गया कि देश में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 3 डंपा रिजर्व जो कि कहाँ पे है, मिजोरम में। अब देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं तो जो चर्चित टाइगर रिजर्व होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व पढ़ के जाते हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन ये चर्चा में आया है रिपोर्ट की वजह से, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो बक्सा रिजर्व ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तीसरा हमारा पलामू रिजर्व, ये कहाँ पे है, झारखंड में। यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहाँ पर कोई बाघ नहीं बचा है। ठीक, फिर हमारा उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व में देश में सबसे अधिक 231 बाघ हैं। कहाँ पे, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे 231 बाघ हैं। इसके बाद कर्नाटक के नागरहोल में
उसके बाद बांदीपोरा रिजर्व में 127 और 126 बाघ हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और डिटेल क्या है इसमें, मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, तो कितनी है, 526 बाघ हैं। और कर्नाटक में बाघों की संख्या कितनी है, 524। उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है, 442 है। ठीक, याद रखिएगा इसको। और इसके साथ साथ जो अभी आपने ये पढ़ा कि दुनिया का 70% जो बाघ है वो कहाँ पे है, इंडिया में है। तो इसके लिए भारत बाघों के पोषण की दिशा में बाघ वाले सभी 13 देशों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। दुनिया में 13 बाघ श्रेणी के देश है, लाइक हमारा भारत हो गया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, पीडिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है। अच्छा, वियतनाम ने अभी क्या किया है, जानवरों को जो आयात था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, राफेल जेट का पहला बैच अंबाला एयरफोर्स स्टेशन कब पहुंचा। तो ये 29 जुलाई को पहुंच चुका है। बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी दिन से ये डील हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी रही है इस डील को लेकर के। और अब फाइनली 27 जुलाई 2020 को राफेल जेट का जो पहला बैच था उसने फ्रांस से उड़ान भरा और 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा। कहाँ पे उतरा है, तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे उतरा है। कितनी यात्रा करके, तो लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत पहुंचा है। इन विमानों को घातक हथियारों, राडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, आत्म सुरक्षा सूट से लैस किया जाएगा। इन विमानों को माइका हथियार प्रणाली से लैस किया जाएगा। हुआ क्या था कि 2016 में भारत सरकार ने फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन को 36 राफेल जेट का ऑर्डर दिया था और यह सौदा कितने करोड़ का था, 59,000 करोड़ में हुआ था। ठीक है, तो अभी पहले सेट के आने के साथ बाकी 31 जो जेट्स हैं उनको 2021 तक पहुंचाया जाना है। ठीक है, यहाँ पे भारतीय पायलटों को दसॉल्ट द्वारा हथियार प्रणाली और विमान पर पूरा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 12 भारतीय पायलटों को प्रशिक्षित किया गया है। राफेल जेट की स्पीड कितनी है, तो 2222.6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पीड है। और ये 50,000 फीट तक चढ़ सकता है, मध्य हवा में ईंधन भर सकता है। इसके साथ साथ 9500 किलोग्राम वजन उठा सकता है। राफेल से जुड़ी तोप 1 मिनट में 2500 राउंड फायर कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे देश की जो सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए, खासकर इस टाइम जब भारत और चीन के बीच काफ़ी तनाव का माहौल रहता है, तो उस समय क्या है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि ये ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है। ठीक, अगला हमारा, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है, तो इसका नाम है आदित्य। इनमें से ये आपको पता चल गया। अच्छा, पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी इसको गुस्तेव ट्रोवर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। ठीक है, नौलत बोट्स की आदित्य एक सौर ऊर्जा संचालित यात्री नौका है जो कि इलेक्ट्रिक समुद्री प्रणोदन के भविष्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। अगला हमारा, किस संस्थान ने बताया कि प्रदूषण मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा जोखिम है जिससे औसत भारतीय के जीवन में 5 साल कम हो जाते हैं, तो ये बताया शिकागो यूनिवर्सिटी। शिकागो यूनिवर्सिटी के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा विकसित एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में इसको बताया गया है। अच्छा, एयर पोल्यूशन जो होता है ये सबसे खतरनाक होता है। और अगर आप देखेंगे तो हर जगह तो है एयर पोल्यूशन। भारत के कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा, जैसे दिल्ली की अगर हम लोग बात करें। और एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा घातक क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा घातक होता है एयर पोल्यूशन में पार्टिकुलेट मैटर। अगर ये ब्रीदिंग के दौरान हमारी बॉडी में चला जाता है तो बहुत से ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका इलाज तो है, लेकिन समय रहते इलाज होना और उसके बाद उसका समाप्त होना ये संभव नहीं हो पाता और धीरे धीरे रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, और अगर हम लोग बात करें तो पिछले 2 दशकों में भारत में पीएम जो मैटर है इसमें 42% की वृद्धि हो रही है। देखिए, जो इसको घटना चाहिए वहाँ पे क्या है, वृद्धि हो रही है। और इसके साथ साथ भारत की जो 84% आबादी है या उन क्षेत्रों में रहती है जहाँ प्रदूषण का स्तर देश के वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक है। मतलब एक मानक सेट किया गया है कि चलिए अगर इतना मानक है तो एक क्या कहते हैं, झेल सकते हैं, बट यहाँ पे उससे अधिक है। ठीक, भारत में 2019 में भी पार्टिकुलेट प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया था और कहा जा रहा है यदि भारत में 25% प्रदूषण कम हो जाता है तो राष्ट्रीय जो जीवन प्रत्याशा है वो 1.6 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, जबकि इससे क्या हो रहा है, 5 वर्ष की कमी हो रही है।
अगला हमारा, आरबीआई ने श्रीलंका के साथ कितनी रकम की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर जुलाई 2020 को सिग्नेचर किया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है करेंसी स्वैप। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ होती है किस में होती है, डॉलर में होती है, और इससे क्या होता है, डॉलर की वैल्यू और बढ़ती जाती है। मतलब किसी भी देश को अगर हमें श्रीलंका से सामान खरीदना है, इंटरनेशनल रूप से ट्रेड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपनी मुद्रा को डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे, श्रीलंका भी अपनी मुद्रा को डॉलर में कन्वर्ट कराएगा, तब तो जा करके हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो किस में होता है, डॉलर में होता है। बट अगर हम किसी देश के साथ करेंसी स्वैपिंग कर लेते हैं, मुद्रा स्वैप कर लेते हैं, तो वहाँ पे डॉलर पर निर्भरता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। जितने का हम लोग करेंगे, अगर उतना ट्रेड करना है तो श्रीलंका अपने देश की मुद्रा में और भारत अपने देश की मुद्रा में कर सकता है बिल्कुल ईजिली। ठीक है, तो साफ साफ शब्दों में आपको बता दिया गया है। ठीक, और इसी कन्वर्जन रेट जो होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं करेंसी स्वैपिंग। मई 2020 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने भारत में 1.1 अरब डॉलर की विशेष मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए अतिरिक्त आग्रह किया था। इसके साथ भारत अन्य देशों के साथ भी करेंसी स्वैपिंग समझौता करता रहा है। लाइक ईरान से जब हम तेल लेते थे तो डॉलर नहीं बल्कि रुपया देते थे उसको। ठीक है, इसके अलावा जो दक्षेस है, जिसे सार्क देश हो गया हमारा, और इन देशों के साथ भी करेंसी स्वैपिंग चलता है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा इससे, और कोविड-19 से प्रभावित देश में वित्तीय अस्थिरता हो पाएगी। अच्छा, विदेशी मुद्रा भंडार का जब टर्म आ ही गया है तो याद रखिएगा कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत 5वें स्थान पे है, जबकि नंबर 1 पे कौन है, चीन है। और भारत का ओवरऑल फॉरेन रिजर्व कितना है यहाँ पे, तो कितना है, 517 अरब डॉलर है, याद रखिएगा। ठीक, अब आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे बात आई है, सॉरी, मुख्यालय यहाँ पे देखिए मुंबई है। श्रीलंका भी चर्चा में आया है, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे। राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। ठीक, तो अभी ऐप आ चुका है। अगर किसी ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को इंस्टॉल कर लें, उसमें आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, आपकी क्लासेस एक भी दिन की मिस नहीं की गई हैं, और बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है रात को 9 बजे, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको समझ लीजिए। एक क्वेश्चन में पढ़ना संभव ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इशूज चल रहे हैं तो मैं करंट अफेयर में अभी आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। क्यों नई शिक्षा नीति आई है, आपको पता है कि कोरोना के कारण अभी यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट दिया था कि 2.2 करोड़ बच्चे जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। ठीक है, और अगर ये चलता रहा तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। आप भी देख सकते हैं इसको कि शिक्षा कितनी तेजी से बाधित हो रही है। तो ऐसे समय में अगर भारत में नई शिक्षा नीति आती है तो वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अब अगर नई शिक्षा नीति की बात करें तो यहाँ पे भाषा के विकल्प को बढ़ा दिया गया है, मतलब लोग अपनी भाषा में शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, छात्र, यहाँ पे सरकार की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है कि छात्र 2 से 8 साल की उम्र में जल्दी भाषाएं सीख जाते हैं, इसलिए उन्हें शुरुआत से ही स्थानीय भाषा के साथ 3 अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया। ये भी बहुत अच्छी बात है। ई एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार द्वारा एक नया पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। नया प्रस्ताव 5-3-3-4 का डिज़ाइन तय किया गया है। ठीक है, तो 3 से 18 साल के छात्रों यानी कि नर्सरी से 12वीं तक के छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है। छात्रों का मानसिक के साथ शारीरिक विकास भी हो सके, इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन को भी जरूरी बनाने का नियम रखा गया है। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। और जो हमारा अभी नया शैक्षणिक सत्र है वो कब शुरू होगा सत्र, तो ये सितंबर से अक्टूबर में शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के कारण क्या है, चीज़ें डिले हुई हैं। अगला है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है, तो 70% घट गया है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तो 70 चीन के शहरी इलाकों में 40%, बेल्जियम और जनवरी में 20%, अमेरिका के विभिन्न इलाकों में 19 से 40% तक कम हुआ है। अगला हमारा,
किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को अदालत ने घोटाले के मामले में 12 साल की सजा सुनाई है? तो यहाँ पे किसने सुनाया गया है? तो ये है मलेशिया के। 28 जुलाई को उनको सजा सुनाई गई है। क्यों? 370 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है इनके ऊपर। और ये पहले ऐसे नेता हैं जो किसी घोटाले में दोषी करार दिए गए हैं। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कोलालमपुर है। प्रधानमंत्री हैं मोइनुद्दीन यासीन और मुद्रा क्या है? रिंगित है। अगला हमारा, किस राज्य में पूर्व सांसद एवं राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? तो लखनऊ में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? लखनऊ में रखा गया है। लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर की एक सड़क और चौक का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पे रखा गया है। अब चौक चौराहा को लालजी टंडन चौराहा और लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपको शायद आज वीडियो भी मिलेगा इसका, आज नहीं तो कल शहरों के जो विभिन्न नाम बदले गए हैं उसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थे और 21 जुलाई को इनका निधन हो जाता है। ठीक, इससे पहले आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब मृत्यु हुई थी 2018 में, तो इनके नाम पे हजरतगंज चौराहे का नाम भी बदल दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। फिर हमारा, अभिनेत्री कुमकुम का 28 जुलाई को निधन हो गया। वो किस बीमारी से जूझ रही हैं? तो ये जूझ रही हैं किससे? कोविड-19 से। 86 साल की थी और लंबे समय से ये बीमार चले। इनकी प्रमुख मूवी क्या है? प्यासा, मदर इंडिया, आर पार, सीआईडी, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, सन ऑफ इंडिया, कोहिनूर, उजाला, नया दौर। ठीक है, तो इस तरह की जो मूवी है जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो बिहार के हुसैनाबाद में हुआ है। और असली नाम क्या है? जैबुन निशा। भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो में भी इन्होंने काम किया है। ठीक, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत ही मेहनत की जाती है आपके लिए, तो ऐप को भी इंस्टॉल करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वेबसाइट से भी आप कई भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।